हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राइट एजुकेशन। इस वीडियो में हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग के रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाले हैं। सो इन अ प्रीवियस लेक्चर वी कंप्लीटेड जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट. सो इफ you want to understand this lecture clearly and in the right sequence, I would strongly recommend watching that lecture first. Now let's come on to why this lecture is important from the UPSC point of view. When we look at previous year UPSC questions, we notice that UPSC frequently asks about GNP, economic growth, economic development, per capita GNP, per capita income. Let's first understand what we actually mean by economic growth and economic development. इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है आउटपुट या फिर प्रोडक्शन का इंक्रीज ओवर टाइम। तो इकोनॉमिक ग्रोथ यूजुअली मेजर की जाती है रियल जीडीपी ग्रोथ रेट से या फिर पर कैपिटा इनकम ग्रोथ से। देखो, अगर कंट्री की रियल जीडीपी 6% से 7% हो गई है तो हम इसको क्या बोलेंगे? इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ डज नॉट टेल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, पॉवर्टी कम हुई है या फिर नहीं हुई, या फिर लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ का इंप्रूवमेंट अलॉन्ग विद ग्रोथ। तो सिर्फ इनकम ही नहीं, बल्कि इसमें हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इक्वालिटी, लिविंग स्टैंडर्ड्स, ये सब कुछ इंप्रूव होनी चाहिए। तो अगर जीडीपी बढ़ रही है और साथ ही लिटरेसी रेट भी बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, हेल्थ केयर एक्सेस इंप्रूव हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी डेवलप हो रही है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है बिना डेवलपमेंट के, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ के बिना पॉसिबल नहीं होता है। ये दोनों टर्म क्लियर हो गए? यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, इंक्रीज इन एब्सोल्यूट इन पर कैपिटा रियल जीएनपी डज नॉट कनोट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब यहाँ यूपीएससी टेस्ट कर रहा है एग्जैक्टली वही जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। बट इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा व्हाट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो जीएनपी का मतलब होता है नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा प्रोड्यूस की गई फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू। तो चाहे प्रोडक्शन कंट्री के अंडर हो रहा हो या फिर नहीं हो रहा हो, यहाँ पर लोकेशन मैटर नहीं करती है, ठीक है। वेरी अगर हम जीडीपी की बात करें तो जीडीपी में प्रोडक्शन कहाँ हुई है ये मायने रखता है। उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर चाहे प्रोडक्शन इंडियन कंपनी करे या फिर फॉरेन कंपनी करे, अगर प्रोडक्शन इंडिया के अंडर हुआ है तो वो जीडीपी का हिस्सा बनेगा। जैसे कि सैमसंग एक कोरियन कंपनी है, इसने इंडिया में मोबाइल्स बनाए तो ये इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा। अब फॉरेन बैंक ने इंडिया में सर्विसेज दी, इंडिया की जीडीपी के अंडर काउंट होगा, क्योंकि ये सब इंडियन टेरिटरी के अंडर हो रहे हैं, ठीक है। अब जीएनपी में हम प्रोड्यूसर की नेशनैलिटी या फिर रेजिडेंसी पर फोकस करते हैं, लोकेशन पर नहीं। तो इसका मतलब ये कि इंडियन रेजिडेंट्स दुनिया में कहीं भी प्रोड्यूस करे, उनकी इनकम इंडिया की जीएनपी में इंक्लूड होती है। जैसे इंडियन आईटी प्रोफेशनल यूएसए में काम कर रहे हैं तो वो इंडिया की जीएनपी का पार्ट होगा। इंडियन कंपनी ने अफ्रीका में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया, इंडिया की जीएनपी होगी। अगर फॉरेन कंपनी इंडिया में काम कर रही है तो इंडिया की जीएनपी से वो बाहर होगी। तो इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम इक्वल्स टू होता है इनकम अर्न बाय रेजिडेंट्स अब्रॉड माइनस इनकम अर्न बाय फॉरेनर्स डोमेस्टिकली, ठीक है। अब फैक्टर इनकम का कॉन्सेप्ट हम फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। फैक्टर इनकम में हमारे पास आता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। यही फैक्टर इनकम एनएफआईए का बेस बनाते हैं। अब ये सेम कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर इनकम आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर में भी डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए इस पर ध्यान रखना। एक चीज़ और ध्यान रखना कि रेमिटेंसेस फैक्टर इनकम में इंक्लूड नहीं होती हैं। रेमिटेंसेस ट्रांसफर पेमेंट्स का पार्ट है, ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। इंक्रीज इन एब्सोल्यूट पर कैपिटा रियल जीएनपी डज नॉट कैन नोट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जब भी रियल टर्म आता है, चाहे वो जीडीपी हो या फिर जीएनपी हो, इसका मतलब ये कि हम इन्फ्लेशन का इफेक्ट इसमें से हटा देते हैं और प्राइसेस जो है वो बेस ईयर पर फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे हमें इकोनॉमी की एक्चुअल ग्रोथ पता चलती है, ना कि सिर्फ प्राइस राइज की वजह से दिखने वाली ग्रोथ। तो ये कॉन्सेप्ट हम लास्ट लेक्चर में क्लियरली समझ चुके हैं, इसलिए अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो पहले वो लेक्चर जरूर देखिए। ये भी देखना कि एब्सोल्यूट रियल जीएनपी एंड रियल जीएनपी दोनों सेम ही है। तो एब्सोल्यूट रियल जीएनपी इक्वल्स टू होता है इन्फ्लेशन एडजस्टेड टोटल नेशनल इनकम ऑफ द एंटायर कंट्री एज अ होल। तो जब हम रियल जीएनपी या फिर एब्सोल्यूट रियल जीएनपी को पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो हमें पर कैपिटा रियल जीएनपी मिल जाती है। तो अगर एब्सोल्यूट और पर कैपिटा रियल जीएनपी बढ़ रही है तो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लेकिन अगर साथ साथ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटी बढ़ रही है तो हम उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कह सकते, क्योंकि डेवलपमेंट इज इक्वल टू द ग्रोथ प्लस इंडिविजुअल वेलबींग। अब बात करते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट की। देखो, ग्रॉस जब हम टर्म यूज करते हैं इसका मतलब है टोटल वैल्यू।
तो जब हम डेप्रिसिएशन को ग्रॉस में से माइनस कर देते हैं हमें नेट मिल जाता है, ठीक है। देखो मशीन्स, बिल्डिंग, टूल्स टाइम के साथ साथ ना घिस जाते हैं, उनकी वैल्यू लॉस को ही हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसलिए रियल अर्निंग समझने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस करना ज़रूरी होता है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट इक्वल्स टू होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो जीएनपी का मतलब होता है कि इकोनॉमी ने कितनी टोटल वैल्यू प्रोड्यूस की है। जब हम नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो एक्चुअली कितनी न्यू इनकम जनरेट हुई है, ठीक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इक्वल्स टू होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। और अगर हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं ये इक्वल्स होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, ठीक है। मैंने आपको मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट सेकंड लेक्चर में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर आपको समझना है तो आप वो लेक्चर को पहले देख लीजिए। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को ही नेशनल इनकम कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो इसको या तो हम नेट नेशनल इनकम कहेंगे या फिर नेशनल इनकम कहेंगे। अगर हम जीएनपी को देखते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसको हम बोलते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम, ठीक है। तो नेशनल इनकम इक्वल्स टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो नेशनल इनकम का मतलब होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को मिलने वाली टोटल इनकम एक साल में। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास होते हैं वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। तो नेशनल इनकम को कभी भी मार्केट प्राइस में मेजर नहीं किया जाता। नेशनल इनकम इज ऑलवेज मेजर्ड इन फैक्टर कॉस्ट। तो अब यहाँ से अगर हमको पर पर्सन की एवरेज इनकम निकालनी है तो पर कैपिटा इनकम इक्वल्स टू होता है नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो यहाँ से एक एवरेज सिटीजन के हिस्से में कितनी नेशनल इनकम आती है हमें वो पता चल जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे पास पर्सनल इनकम का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। तो पर्सनल इनकम का मतलब होता है वो टोटल इनकम जो इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड्स को मिलती है। तो पर्सनल इनकम इक्वल्स टू द नेशनल इनकम प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स माइनस कॉर्पोरेट टैक्स एंड माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन पब्लिक डेट। देखो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं नेशनल इनकम में हमारी फैक्टर इनकम इंक्लूड होती है, इसमें हमारे वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट होते हैं, ठीक है। अब ट्रांसफर पेमेंट वो होती है जो बिना करंट प्रोडक्शन के आपको मिलती है, जैसे कि पेंशन, स्कॉलरशिप्स, रेमिटेंसेस एक्सेट्रा, ठीक है। पब्लिक डेट का मतलब होता है गवर्नमेंट का लोन, ठीक है। अब गवर्नमेंट लोन किस किस से लेती है? लोगों से, हाउस होल्ड से और इंस्टीट्यूशन से, जैसे कि आरबीआई, बैंक्स, एलआईसी, प्रोविडेंट फंड्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तो अब गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन सब पर इंटरेस्ट दिया जाता है, ठीक है। इसीलिए नेट इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट का मतलब है कि जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को पे करती है उसको हम माइनस कर देते हैं क्योंकि वो हाउस होल्ड्स को नहीं मिल रहा है। फिर है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो कंपनी का जो प्रॉफिट होता है जो शेयर होल्डर्स को नहीं मिलता है वो होता है हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, उसको माइनस करते हैं क्योंकि वो लोगों तक नहीं पहुंचता है। कॉर्पोरेट टैक्स बेसिकली कंपनी गवर्नमेंट को देती है, लोगों को रिसीव नहीं होता है, इसलिए उसको भी पर्सनल इनकम में से माइनस किया जाता है। तो आई होप आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला अच्छे से समझ आ गया होगा। नेशनल इनकम और पर्सनल इनकम में डिफरेंस ये है कि नेशनल इनकम में सिर्फ हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की अर्निंग इंक्लूड होती है, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। वेरिंग जो पर्सनल इनकम है उसमें हमारे ट्रांसफर पेमेंट्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, इसमें हमारे रेमिटेंसेस और स्कॉलरशिप्स इंक्लूड होती हैं, ठीक है। तो इनकम से रिलेटेड एक टर्म और देख लेते हैं, डिस्पोजेबल इनकम। देखो डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जो लोगों के पास टैक्स देने के बाद बच जाती है और जो वो कंज्यूम या फिर सेव कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में बोले तो स्पेंडिंग पावर ऑफ पीपल। तो अगर हम पर्सनल इनकम में से पर्सनल टैक्सेस जैसे कि इनकम टैक्स या फिर कोई भी डायरेक्ट टैक्स को अगर माइनस कर देते तो हमारी डिस्पोजेबल इनकम निकल कर आ जाती है, ठीक है। पर्सनल टैक्स हम यहाँ पर डायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जीएसटी, एक्साइज वगैरह ये सब पर्सनल टैक्स में नहीं होते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। 2013 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री फॉर अ गिवन पीरियड इज इक्वल टू दी। देखो नेशनल इनकम का मतलब सीधा है कि इनकम अर्न बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हमें ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन फैक्टर इनकम की बात कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए को देखें, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स। ये थोड़ा सा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की डेफिनेशन की तरफ जा रहा है लेकिन इट इज टॉकिंग अबाउट टोटल वैल्यू। अगर हम टोटल वैल्यू की बात करते हैं इसमें इंटरमीडिएट गुड्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। तो कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मेथड में आते हैं जीडीपी कैलकुलेट करते टाइम, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। सम ऑफ पर्सनल इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि पर्सनल इनकम ट्रांसफर पेमेंट्स को इंक्लूड करती है।
जो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता है, ठीक है? तो ये भी इनकरेक्ट है। मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, हमारे तीनों ऑप्शंस एलिमिनेट ऑलरेडी हो चुके हैं और यूपीएससी ने इस ऑप्शन को करेक्ट किया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू यूपीएससी दिस इज करेक्ट। नाउ 2011 में फिर से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हैज स्टेडीली इंक्रीज इन द लास्ट 5 years, द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम हैज स्टेडीली इंक्रीज इन द लास्ट 5 years। एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको 2015 में भी मिलेगा। तो जब भी क्वेश्चन में जीडीपी होता है ना, तो या तो ये नॉमिनल होगी या फिर रियल जीडीपी होगी, ठीक है? हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था कि इकोनॉमी की ग्रोथ हमेशा रियल जीडीपी से मेजर की जाती है, नॉमिनल जीडीपी से नहीं, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन का इफेक्ट होता है, इसलिए वो एक्चुअल प्रोडक्शन को करेक्टली शो नहीं करता है। रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट होता है रिमूव हो जाता है और सिर्फ एक्चुअल प्रोडक्शन बताते हैं, इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर करने के लिए सिर्फ रियल जीडीपी यूज होती है। अब आते हैं स्टेडीली पर। देखो, हमने लास्ट लेक्चर में ये भी अच्छे से क्लियर किया है कि रियल जीडीपी हमेशा फ्लक्चुएट करती है, किसी साल प्रोडक्शन कम होता है और किसी साल ज़्यादा होता है, कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है? इसीलिए स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। अब ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम हैज स्टेडली इंक्रीज इन द लास्ट 5 years। पर कैपिटा इनकम दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, नेशनल इनकम एंड पॉपुलेशन पर, ठीक है? अगर हम नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो हमें पर कैपिटा इनकम मिल जाती है। अब हमने पढ़ा हुआ है कि जीडीपी ग्रोथ है, जो रियल जीडीपी है, वो हमेशा फ्लक्चुएट करती है। अब जीडीपी का इफेक्ट जीएनपी पर पड़ेगा और जीएनपी का इफेक्ट एनएनपी पर पड़ता है। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ही हमारा नेशनल इनकम होता है, ठीक है? अब अगर जीडीपी फ्लक्चुएट करेगी तो जीएनपी फ्लक्चुएट करेगी, एनएनपी भी फ्लक्चुएट करेगी, नेशनल इनकम भी फ्लक्चुएट करेगा। तो नेशनल इनकम कभी भी परफेक्टली स्मूथ या स्टेडली इंक्रीज नहीं होगा, वो भी हमेशा फ्लक्चुएट करेगा। अब अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन कभी भी कांस्टेंट नहीं होती है, कभी बहुत ज़्यादा ग्रो करती है, कभी ग्रोथ स्लो होती है, इसलिए पॉपुलेशन हमेशा चेंज होती रहती है। तो जब हमारे दोनों नेशनल इनकम और पॉपुलेशन फ्लक्चुएट कर रहे हैं तो पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ रेट स्टेडली इंक्रीज कभी कर ही नहीं सकता, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट।